एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस आर्यभट्टा इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि यह चैनल स्पेशल फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए बनाया गया है, तो उसी के रिगार्डिंग हमने एक इकोनॉमिक्स का बैच शुरू किया है, जिसके अंदर मैं आपको बाइलिंगुअल इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के माध्यम से इकोनॉमिक्स कवर करवाऊंगा। इकोनॉमिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है यूपीएससी के अकॉर्डिंग। वैसे तो इकोनॉमिक्स एक शोध का सब्जेक्ट है, जिसके अंदर अनुसंधान वगैरह, जिसके अंदर हम एक वित्त का तंत्र समझते हैं, जिसके जरिए कोई भी देश अपनी आर्थिक प्रगति किस तरह कर सकता है उसको समझने में हमें हेल्प मिलती है। कोई भी देश जो कि फाइनेंशियल रूप से स्ट्रॉन्ग हो जाता है वो एक हार्ड पावर के रूप में विकसित हो जाता है, जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरह विकसित एक अपना देश अमेरिका, एक देश अमेरिका। ठीक है दोस्तों, तो मैं इकोनॉमिक्स की सेशन को शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। देखो, बाइलिंगुअल मैंने आपको बताया मेरा मीडियम बोथ रहेगा। बाइलिंगुअल का मतलब मैं हिंदी मीडियम में भी करवाऊंगा और इंग्लिश मीडियम में भी करवाऊंगा। रीजन क्या है कि हिंदी मीडियम के बच्चों को इंग्लिश मीडियम में भी रट्टा मारना पड़ता है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि जितने भी कंटेंट है, जो भी भारत सरकार की जितनी भी एजेंसियां हैं, जो भी जैसे वित्त मंत्रालय हो गया, तो वो बजट जारी करता है, तो वो तो मान लिया हिंदी में करता है। इसके अलावा जितनी भी और एजेंसियां होगी वो अपनी रिपोर्ट देती है, एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट होगी जैसे, या फिर अन्य किसी भी तरह की रिपोर्ट होगी, वो जो रिपोर्ट देती है वो सभी इंग्लिश मीडियम में होती है। तो आप ना एक बात से सहेज रहना। मतलब क्या है? देखो, भाषा क्या होती है? भाषा सिर्फ एक स्वयं प्रशेषण का माध्यम होती है। इट इज ओनली ए कम्युनिकेशन टूल। आपको भाषा को लेकर ज्यादा सही। देखो, ये डस्टर है, ठीक, अगर मैं इसको हिंदी के अंदर भी नाम लूं और इसको मैं इंग्लिश में नाम लूं तो भी क्या है, ये रहेगा तो डस्टर ही। वही चीज कंटेंट में होती है, कंटेंट तो सेम रहेगा, बस माध्यम बदल जाएगा, या इंग्लिश या मैथिली, संथाली, जो भी अपनी 22 भाषाएं हैं जिसमें भी हम सहजता से समझ सकते हैं। यानी कि भाषा को सिर्फ हमें एक हथियार के रूप में यूज करना है, न कि उससे हमें डरना है। मैं इकोनॉमिक्स की मेन टर्म इंग्लिश के अंदर यूज करूंगा। तो इसी के साथ मैं आगाज करता हूं और अर्थशास्त्र के इस मैराथन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है अर्थशास्त्र, तो सबसे पहले यूपीएससी अर्थशास्त्र को कितना वेटेज देती है यह समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कितना वेटेज देती है? देखो, यूपीएससी के अंदर इकोनॉमिक्स दो तरीके से पूछा जाता है। मतलब एक तो प्री के अंदर पूछा जाता है और एक मेंस के अकॉर्डिंगली पूछा जाता है। जो प्री में होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है और जो मेंस में होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है। बाकी सिलेबस वगैरह मैंने यूपीएससी के लिए एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसके अंदर मैंने इकोनॉमिक्स के सिलेबस को ब्रीफली समझाया है। और इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इकोनॉमी आखिरकार वेटेज देती है। तो सबसे पहले प्री के अंदर 15 से 17 क्वेश्चन का वेटेज देती है, 15 to 17 क्वेश्चन। अब वो 15 से 17 क्वेश्चन कहां से लेकर कहां तक वैरी करते हैं, किस लेवल तक पहुंचते हैं हम, मतलब उनको पढ़कर हम किस लेवल तक खुद को, क्या अब हमें स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए इकोनॉमिक्स की। देखो, इकोनॉमिक्स को दो तरीके से पढ़ा जा सकता है। एक तो जिस तरह यूपीएससी डिमांड करती है, और एक शोध के रूप में, यानी कि एज ए सब्जेक्ट के रूप में। हमने यहाँ पर सिर्फ जनरल स्टडीज के रूप में पढ़ना है। तो इकोनॉमिक्स में प्री के अंदर कहां से क्वेश्चन उठते हैं? जैसे मांग व आपूर्ति से उठ गया, या बैलेंस ऑफ पेमेंट से उठ गया, मुद्रास्फीति से उठ गया, या फिर मुद्रास्फीति से उठ गया। इसके अलावा अगर मैं और बात करूं तो मौद्रिक नीति से उठ गया, मॉनेटरी पॉलिसी से उठ गया, ठीक, बैंकिंग प्रणाली से, अपनी वित्त व्यवस्था से, राष्ट्रीय आय से, जीडीपी से, जीवीए से, जीएनपी से, या फिर विभिन्न सूचकांक हो गए, या फिर क्या हो गया कि महंगाई के लिए महंगाई को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, या फिर मतलब इन सभी से, मतलब मेनली क्वेश्चन ये 15 से 17 क्वेश्चन रहते हैं। इसके लिए अगर मैं सोर्सेज यूज करता हूं तो मेरे लिए मेन सोर्सेज क्या होगा, जैसे कि आप सभी के एस्पिरेंट के लिए सबसे मेन सोर्सेज अगर मैं प्री के लिए यूज करना चाहूँ तो किसी भी एक सुव्यवस्थित कोई भी मैगजीन, यानी कि विजन आईएएस की ले सकते हो, या फिर स्प्रेट मैगजीन आती है दृष्टि की, मंथली भी निकलती है, इसके अलावा ईयरली भी निकलती है, ठीक है, या फिर पेटी 365 हो गया, पूरा कंसोलिडेशन होगा, जिसके अंदर इकोनॉमिक्स के अंदर करंट के ऊपर पकड़ बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे हो गया, अपना बजट हो गया, एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट, जो कि आर्टिकल 112 के तहत भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा दिखाई जाती है, ठीक। इसके अलावा वित्त मंत्रालय की एक वार्षिक रिपोर्ट होगी। ये सभी सोर्सेज। इसके अलावा कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर यहाँ से निकल जाएगा।
बस यूपीएससी वाली सोच आपके अंदर लानी है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं मेंस की बात करता हूँ, मेंस के अंदर जीएस 3 का एक बहुत बड़ा पोर्शन इकोनॉमिक्स कवर करता है। कितना पोर्शन कवर करता है? अप्रोक्सीमेट 100 मार्क्स। कितने में से? 250 में से 100 मार्क्स का इतना बड़ा एरिया अकेले इकोनॉमिक्स कवर करता है, तो हम इसको पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी कि एज ए कोर सब्जेक्ट के रूप में हम इकोनॉमिक्स को कवर करेंगे, ठीक है। देखो एक पहले 4 क्वेश्चन 10 नंबर के होते हैं, ठीक है, 10 नंबर के होते हैं, मतलब 10 10 10 10 40 मार्क्स के हो गए। अगले 4 क्वेश्चन मतलब 8 से लेकर 12 तक या फिर 10 से लेकर 14 तक जो होते हैं ना, वो 15 मार्क्स के होते हैं, 60 मार्क्स के हो गए। यानी कि तो ओवरऑल 100 मार्क्स की वेटेज यूपीएससी सिर्फ इकोनॉमिक्स को देती है। वो मेंस में कहां से पूछेगा? इसके लिए यूपीएससी ने स्पेसिफिक 10 लाइनें दी हुई है। 10 लाइनें कुछ इस प्रकार है, जैसे कि सबसे पहली लाइन है भारतीय अर्थव्यवस्था, आर्थिक नियोजन, ठीक। भारतीय अर्थव्यवस्था के बाद आर्थिक नियोजन सेमीकोलन देकर लिखा हुआ है, ठीक। उसके बाद में बात करता हूँ तो मोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों की गतिशीलता। इसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक समृद्धि। इसके बाद में है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास। इसके बाद में है गरीबी बेरोजगारी से संबंधित जो अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी से रिलेटेड इश्यूज जितने भी हो गए। इसके नीचे लिखा हुआ है इंक्लूसिव ग्रोथ, जिसे हम समावेशी विकास कहते हैं, जिसके लिए आज फिनटेक जैसी कंपनियां या फिर अपनी बैंकिंग प्रणाली जैसे आरबीआई है जो वित्तीय समावेशन का एक साधन बनी हुई है, ये सभी मतलब, ठीक। इसके नीचे चले सिंचाई के लिए व्यवस्था या फिर किसानों को ई प्रौद्योगिकी देने की। इसके अलावा आपने देखा होगा पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसके अंदर क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जैसे फेयर प्राइस शॉप के ऊपर जो वीट वगैरह मिलते हैं, मतलब सभी के लिए खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखना। या फिर कृषि से संबंधित मुद्दे हो गए कि किसानों की आय को कैसे दोगुना किया जाए, ठीक। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो किसानों को मतलब मैं आय अगर दोगुनी करना चाहता हूँ तो उनको सिर्फ उत्पादन में ही नहीं बल्कि विपणन, यानी कि विपणन का मतलब होता है मार्केटिंग के अंदर भी मैं उनको आगे ले जाऊँ। मतलब क्या है, मैं किसानों की भूमिका सिर्फ उत्पादक के रूप में न रखकर उनको एक उपभोक्ता व उत्पादक दोनों के रूप में मतलब समाज के सामने प्रदर्शित करूं, जिसके कारण कैसे हो जाए कि उनके आय के अंदर भी फर्क पड़ जाए। इसके अलावा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक पोर्ट हो गया, एयरपोर्ट हो गया, सड़क, रेल मार्ग, ईटीसी एक्सेट्रा, ओके। इसके अलावा अपना एफसीआई वगैरह हो गया, ठीक है, सब्सिडीज हो गया, एमएसपी हो गया। यहाँ से क्वेश्चन बढ़ते हैं, जैसे 3 कृषि कानून के ऊपर जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला हो गया, या फिर फर्स्ट जो कानून था जिसके अंदर एमएसपी को लेकर जिक्र था, तो वहां से एमएसपी से स्टैटिक पोर्शन से क्वेश्चन यूपीएससी बना सकता है, ठीक है। इसके अलावा एक लास्ट टॉपिक है जो निवेश मॉडल के रूप में है, ठीक है। इसके अलावा पढ़िए, मैंने आपको टॉपिक बता दिया। तो अब हमको कवर कैसे करना है? इकोनॉमिक्स का मेन पोर्शन ये है कि हमको कवर कैसे करना है। इसको कवर करने के लिए आप चिंता मत कीजिए, मैं करवाऊंगा आपको, ठीक है। तो इसके अंदर देखो, मैं अभी अर्थशास्त्र की परिभाषा आपको कराने जा रहा हूँ। अर्थशास्त्र की परिभाषा के बाद हम धीरे धीरे महत्वपूर्ण शब्दावली तो पढ़ी के रूप में इंपॉर्टेंट होती है, जो आप जैसे आप इकोनॉमिक सर्वे भी कवर कर सकेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप अगर आपको बजट के बारे में बजट पढ़ने को मिल जाए इंडियन गवर्नमेंट का, तो सीधे तो आपसे पढ़ने मिल जाएगा। इसके लिए आपको महत्वपूर्ण शब्दावली के जैसे इकोनॉमिक सर्वे के अंदर ऐसे आ जाए कि अगर भारत के अंदर 2022-23 के वित्तीय वर्ष में जो वेवलेन वस्तुएं हैं उनके अंदर 21% बढ़ोतरी हुई है, तो इसका एक निष्कर्ष निकालना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वेवलेन वस्तुएं होती क्या है, अगर वो बढ़ जाएगी तो हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या हम आर्थिक प्रगति की ओर बढ़ेंगे, क्या हमारे यहाँ पर समावेशी विकास होगा। अगर ग्रीफिन वस्तुएं बढ़ती है तो क्या होती है, या फिर क्या होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर ड्यूरेबल बढ़ जाए तो क्या होगा। इसके अलावा क्या होगा कि निवेश जो होता है, निवेश से हम क्या होता है, हमारी ग्रोस नेशनल इनकम होती है, अगर वो इंक्रीज हो रही है पर व्यक्ति के अनुसार, तो क्या हम किससे क्या फायदा होगा। इस तरह की महत्वपूर्ण शब्दावली को लेकर मैं आपके साथ आगे बढ़ूंगा। इसके अंदर मैं अब बात करता हूँ अर्थशास्त्र की परिभाषा के बारे में। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? देखो, इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूँ तो इसका कंसेप्ट हम सीधे वित्तीय तंत्र से ले सकते हैं। यानी वित्तीय तंत्र में मांग आपूर्ति को बनाए रखना ताकि सामाजिक कल्याण बढ़े, ताकि क्या हो, मुद्रा का लेन देन सही रूप से चलता रहे। आर्थिक, जैसे कि अर्थ बोले तो धन, यानी धन की संपदा का सर्कुलेशन सही रहे, यही तो होता है ना। अब देखो, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो अर्थव्यवस्था एक सामाजिक सब्जेक्ट है, क्या एक सामाजिक विषय है, जिसकी सबसे पहले अवधारणा हमें अमेरिकी क्रांति के समय एडम स्मिथ द्वारा दी गई, जिन्होंने एक बुक लिखी जिस बुक का नाम था
एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेचर। यानी कि अगर हम नेचर के अंदर कुछ ना कुछ हेरफेर करते हैं और कोई भी जो धन संपदा के रूप में इंक्रीज करने के लिए हमें क्या क्या कारण, मतलब भाई अगर हम नेचर के अंदर कोई भी हस्तक्षेप करते हैं, ठीक, और इससे हमें क्या होता है, एक नेशन का वेल्थ इंड्यूस होता है, ठीक, तो क्या धन संपदा की आवश्यकता क्या होती है, उसके अंदर आयुर्व्यय का लेखा जोखा हम कैसे करें, किसी भी वित्त को कैसे यूज करें, यानी वित्त का प्रबंधन ही क्या है एक्चुअली में इकोनॉमिक्स है। अब मैं इकोनॉमिक्स की एक सामान्य परिभाषा आपको देता हूँ, जो कि हर बार बजट वगैरह के अंदर या फिर जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे के एक महत्वपूर्ण दस्तावेज से मेरी उठाई हुई है, जिसके अंदर क्या है, ऐसा सामाजिक विषय जिसके अंदर वैज्ञानिक पद्धति से, जिसके अंदर क्या साइंटिफिक मेथड से क्या किया जाता है, यह एक ऐसा सामाजिक विषय है जिसके अंदर जिसके अंदर वैज्ञानिक पद्धति से देखो क्या होता है। आप देखो पूरी इकोनॉमिक्स वस्तुओं व सर्विसेज सेवा यानी गुड्स एंड सर्विसेज पर डिपेंड होगी। तो यानी कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज जिनके स्रोत सीमित है, वो सोर्सेज आर लिमिटेड, उनके उत्पादन और उनके वितरण। अब देखो पूरे समाज के अंदर वित्त की व्यवस्था बनाए रखने के लिए दो ही चीज इंपॉर्टेंट है, एक गुड्स एक एंड दूसरी होगी सर्विसेज। अब दोनों के अंदर दोनों के उत्पादन व वितरण का अध्ययन, वितरण का क्यों करना है, ताकि जो मांग व आपूर्ति का सर्कुलेशन है वो बना रहे, जो मांग व आपूर्ति का सर्कुलेशन, और क्या हो कि समाज के जो देश के अंदर या क्षेत्र के अंदर आर्थिक प्रगति सुनिश्चित हो, स्थायित्व की भावना आए, ठीक, इसके अलावा क्या हो, सामाजिक कल्याण हो, ठीक है। तो देखो ये पढ़िए, ऐसा सामाजिक विषय जिसमें वैज्ञानिक पद्धति से वस्तुओं व सेवाओं जिनके स्रोत सीमित हो उनके उत्पादन व वितरण का अध्ययन ही क्या कहलाता है, इकोनॉमिक्स कहलाता है, ताकि हम क्या कर सके, मांग व आपूर्ति में स्थायित्व ला सके और सामाजिक कल्याण की अवधारणा को बढ़ा सके, जिससे क्या हो, एज ए रिजल्ट क्या मिले हमें कि समाज के अंदर कोई भी वंचित वर्ग है ना, वो बिल्कुल वंचित तबका बिल्कुल न दब जाए, यानी कि आर्थिक विषमता दूर हो, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के पास पैसे से वो सभी इक्वल नहीं है, लेकिन हम आर्थिक विषमता को बिल्कुल तो कम नहीं कर सकते, मतलब मिटा तो नहीं सकते, लेकिन कम तो कर सकते हैं। तो इसी के प्रिंसिपल पर पूरा अर्थशास्त्र काम करता है कि हमें वित्त का लेन देन कैसे करना है। अगर कोई भी राज्य कल्याण में, जैसे कि आप राज्य की बात समझो, यहाँ पर सामाजिक कल्याण से क्या मतलब है, यहाँ पर सामाजिक कल्याण से मतलब ये है कि आप एक बात समझो, देखो एक राज्य होता है उसके दो काम होते हैं, एक वो रेगुलेटिंग अथॉरिटी के रूप में काम करता है और एक वो काम करता है जैसे कि वेलफेयर के रूप में, यानी कल्याणकारी राज्य। भारत के अंदर भारत जो राज्य है ना, भारत दोनों के अंदर दोनों रूप की भूमिका निभाता है। कैसे निभाता है, देखो भारत के अंदर आर्टिकल 37 है जो कि डीपीएसपी के अंदर है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 37 के तहत भारत को एक कल्याणकारी राज्य का दर्जा दिया है। इसका मतलब क्या है, देखो मनुष्य होता है उसकी दो जरूरतें होती है, एक होती है जैविक जरूरत और एक होती है मानसिक जरूरत। जो जैविक जरूरत होती है वो क्या होती है, रोटी मकान और कपड़ा होती है, ठीक। मानसिक जरूरत होती है वो क्या होती है, जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया। तो क्या भारत सरकार जैविक और मानसिक दोनों जरूरत पूरी नहीं कर रही, तभी तो वो कल्याणकारी है। जैसे कि स्वास्थ्य के लिए हमारे यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा स्वास्थ्य मिशन प्रोग्राम चल रहा है, जिसका नाम क्या है, जन आरोग्य योजना, जिसके तहत आयुष्मान कार्ड, या फिर राजस्थान की बात करूं भामाशाह कार्ड बन रहे। इसके अलावा शिक्षा की मैं बात करूं तो 1988 से हमारे यहाँ पर सर्व शिक्षा अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ पर 1 से लेकर जैसे कि 6 से लेकर 14 तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा आर्टिकल 21A के तहत, जो कि 1986 के अंदर 2002 के अंदर राइट ऑफ एजुकेशन लाकर जोड़ा गया, ठीक। अगर मैं इसके अलावा और बात करता हूँ, जैसे अपने यहाँ पर सबसे बड़ा डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम चल रहा है, जिसके कारण हमने वैश्वीकरण के युग से पूरे देश को एक डिजिटल साक्षर के रूप में विकसित करने के लिए, यानी कि एक वैश्विक समाज, यानी कि एक मतलब जो हम कहते हैं ना, एक जो स्मार्ट विलेज के उदाहरण है, उसके ऊपर हमने जोर दिया। क्या हमारा राज्य कल्याणकारी उदाहरण। दूसरी तरफ हमारे यहाँ पर पुलिस भी है, आर्मी है, सेना, हमारे यहाँ पर पर्सनल विभाग भी है, कार्मिक मंत्रालय भी है। इसके अलावा प्रत्येक राज्य में प्रत्येक स्टेटूटरी बॉडी यानी कि संवैधानिक जितनी भी संस्था है, उन सभी का आपस में कंट्रोल, एक समन्वित ढांचा बना हुआ है। तो क्या वो ऐसे में पुलिस वगैरह का होना भारत की एक जो रेगुलेटिंग अथॉरिटी के रूप में नहीं दिखाता, छवि प्रदर्शित नहीं करता, ये ठीक है। ये एक नॉर्मल सी डेफिनेशन। अब मैं बात करता हूँ अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था दो प्रकार की होती है, एक होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स।
अब देखो, एक होती है व्यष्टि, एक होती है समष्टि। यानी समष्टि मतलब संपूर्ण, व्यष्टि मतलब जो सीमित हो। ठीक, देखो व्यष्टि का मतलब होता है माइक्रो, माइक्रो यानी कि छोटे लेवल पर। जब हम किसी भी आर्थिक गतिविधि की गणना एक छोटे लेवल के ऊपर करते हैं, यानी कि एक फैमिली की आय क्या है, व्यय क्या है, अगर एक फैमिली अगर कोई भी मतलब बचत वगैरह कर रही है, यानी कि उसका टोटल खर्चा कितना है, वो सभी निकालना, वो क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में है। और एक जब देश के स्तर पर, जैसे भारत की राष्ट्रीय आय क्या है, भारत की पर कैपिटा इनकम क्या है, भारत की जीडीपी क्या है, भारत की जीडीए क्या है, यानी कि एक संपूर्ण क्षेत्र की, एक बड़े क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन क्या किसमें आता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। यानी कि जब एक आर्थिक इकाई, यानी जब किसी को एक आर्थिक इकाई के रूप स्तर के ऊपर किसी भी आर्थिक गतिविधि का अध्ययन किया जाता है, तो वो होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जब एक बड़े स्तर के ऊपर राष्ट्रीय आय या जीडीपी या जीवीए या फिर किसी भी देश के वित्तीय तंत्र का अध्ययन किया जाता है, तो उसे इसमें कंसीडर करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में कंसीडर करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको परिभाषा भी बता दी और मैंने अर्थव्यवस्था के प्रकार भी बता दिया। अगर मैं आपको रिवाइज करवाना चाहूँ तो अर्थशास्त्र क्या है, एक ऐसा सामाजिक विषय है जिसके अंदर वैज्ञानिक पद्धति से हम किसका अध्ययन करते हैं, वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन व वितरण का अध्ययन करते हैं, ताकि मांग व आपूर्ति में स्थायित्व व संतुलन बनाया जा सके और सामाजिक कल्याण की ओर अग्रसर हुआ जा सके और आर्थिक विषमता को कम करने का प्रयास किया जा सके। ठीक, इसके अलावा मैं अगर और एक दो डेफिनेशन और देना चाहूँ तो सिंपल सी चीज है, मुद्रा के लेन देन, या फिर मुद्रा का मतलब लेन देन कुछ इस तरह हो जैसे कि वित्तीय तंत्र प्रभावी रूप से कार्य करे। या फिर अगर मैं एक डेफिनेशन और देना चाहूँ, जैसे कि सामाजिक कल्याण की अवधारणा को बढ़ाने के लिए मुद्रा का उपयोग करना ही, मुद्रा का किस तरह उपयोग किया जाए, इसका अध्ययन ही क्या कहलाता है, इकोनॉमिक्स कहलाता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, देखो कि हमने इस डेफिनेशन को तोड़ना है बस, और यहीं से हम आगे बढ़ेंगे। देखो मैंने यहाँ पर बात की वस्तुओं और सेवाओं की। अगर मैं वस्तुओं और सेवाओं की बात करता हूं तो मैंने आपको सबसे पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि वस्तुएं क्या होती है और सेवाएं क्या होती है। डेफिनेशन के अंदर देखो सामाजिक विषय का तो पता चल गया। सामाजिक विषय का क्या मतलब है कि समाज के वित्तीय तंत्र, समाज के अंदर क्या क्या आता है, एनजीओ आती है, जितनी भी सिविल सोसाइटीज होती है वो आती है, हम आते हैं, ठीक, हमारी सरकार आती है, जितने भी हमारे संसाधन है वो समाज के अंदर आते हैं। तो एक्चुअली में सामाजिक विषय यानी इन सभी को एक वित्तीय तंत्र में बांधने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, इकोनॉमिक्स का यूज करते हैं। ठीक, जिसके अंदर वैज्ञानिक पद्धति से सिंपल सी चीज है, कैलकुलेशन करेंगे तो वहां पे वैज्ञानिक आएगा। इसके अंदर कोई पोस्टुलेट्स नहीं है, इसके अंदर कोई भी धर्म की चीज नहीं है। ठीक है, तो वैज्ञानिक पद्धति से अब आपको समझना है कि वस्तुएं और सेवाएं जिनके स्रोत सीमित हो वो क्या होती है, वस्तुएं क्या होती है। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि वस्तुएं क्या होती है। देखो अगर वस्तुओं की वैसे तो कोई सामान्य परिभाषा नहीं है, लेकिन मैं ऐसे कह सकता हूं कि जो हमारे दैनिक जीवन में यूज होती है वही वस्तुएं होती है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि वस्तुएं कितने प्रकार की होती है और कैसे होती है। देखो नॉर्मली वस्तुएं मैं आपको दो प्रकार से बता देता हूँ। जैसे कि देखो यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है। एक तो मैं बात करता हूँ स्वामित्व के आधार पर, on the based on ownership, and the second one is उपभोग के आधार पर, उपभोग के आधार पर, जो हम दैनिक जीवन के अंदर उपभोग करते हैं उसके आधार के ऊपर। ठीक है, देखो स्वामित्व के आधार के ऊपर मैं फिर यहाँ पे कहीं बताता हूँ। देखो सबसे पहली वस्तु होती है सार्वजनिक। कौन सी वस्तुएं, सार्वजनिक वस्तुएं, पब्लिक गुड्स, दैट इज कॉल्ड एज गुड्स, सार्वजनिक वस्तुएं। ठीक है, दूसरी वस्तुएं होती हैं व्यक्तिगत वस्तुएं। तीसरी की अगर मैं बात करूं जैसे आजकल फेमस हो रही है जिनको हम बोलते हैं क्लब वस्तुएं। डेफिनेशन में साथ साथ पहले मैं नाम बता रहा हूं आपको। ठीक है, इसके बाद में अगर मैं एक और नॉर्मल बताऊं तो ग्रीफिन, ग्रीफिन गुड्स, इंग्लिश के अंदर भी हम क्या कहेंगे, ग्रीफिन गुड्स, ग्रीफिन, ग्रीफिन गुड्स। ठीक है, इसके बाद में मैं अगर एक वस्तु बताऊं तो वेवलेन वस्तुएं, वेब लेन वस्तुएं। अब आपको निष्कर्ष आपको बताना है, मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा फिर आप मुझे बताना समझ में आई या नहीं। सिन, सिन वस्तुएं,
सिन, हिंदी के अंदर भी हम देवनागरी लिपि में लिख सकते हैं। अब मैं इनकी डेफिनेशन बता रहा हूँ आपको। सार्वजनिक वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जो सभी के लिए उपलब्ध हो, यानी कि वे वस्तुएं जिसके अंदर क्या न हो, न तो कोई प्रतिस्पर्धा हो, न तो कोई प्रतिस्पर्धा हो, वह न ही बहिष्करण हो। क्या हो? बहिष्करण, न ही बहिष्करण। इसका मतलब क्या है? देखो अब देखो मैं आपको बात करूं कि आप एक सिम सब्सक्राइबर की बात करो, एयरटेल पर स्वामी तो है एयरटेल के ओनर का, ठीक है। अब एयरटेल के ओनर है, वो क्या है, वोडाफोन के साथ किसमें है, प्रतिस्पर्धा में। लेकिन मैं जब बात करता हूं कि सूर्य का प्रकाश की हम प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं कि वो मेरा है, वो उसका है, वो किसी और का, किसी का नहीं। यानी कि जिसके अंदर प्रतिस्पर्धा न हो, यानी कोई मकान है, मकान कह सकता हूं मेरा है, या फिर मैं ऐसे कह सकता हूं मेरे पास 2 GB नेट है, वो मेरा है क्योंकि सिम मेरी, ठीक। यानी इसके ऊपर हम अपना हक जता सकते हैं, ठीक। अब इसके ऊपर हम अपना हक नहीं जता सकते, यानी कि ये प्रतिस्पर्धा नहीं हो सकती यहाँ पे। इसका मतलब वो वस्तु जिसके अंदर न तो कोई प्रतिस्पर्धा हो, ठीक, न ही जिसका कोई बहिष्करण। यानी कि अब देखो जैसे सरकार द्वारा बनाया गया पार्क है जिसके अंदर हम बहिष्करण नहीं कर सकते, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति वहां पर आ जा सकता है, चाहे वह किसी भी तबके का हो। जैसे कि हमारा आर्टिकल 15 वहां पे लागू हो जाता है, ठीक। जिसके अंदर क्या लिखा है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। यानी कि सार्वजनिक वस्तुएं वे वस्तु होती है जिनके अंदर न तो कोई प्रतिस्पर्धा होती है, न ही कोई बहिष्करण होता है। फॉर एग्जाम्पल सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। द सेकंड वन इज कॉल्ड एज, मतलब जो भी आप उदाहरण देना चाहो, जैसे कि पार्क हो गया, स्कूल हो गया, गार्डन हो गया, गवर्नमेंट स्कूल हो गया, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ व्यक्तिगत वस्तुएं। व्यक्तिगत वस्तुएं पर यहाँ पे क्या कन्वर्ट हो जाएगा, जिनके अंदर प्रतिस्पर्धा हो, जिनका बहिष्करण भी कर सके। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति की निजी वस्तुएं, यानी कि इसको हम निजी पर्सनल, ठीक है। तो निजी वस्तुएं होती है जिनके अंदर प्रतिस्पर्धा हो, जिनके अंदर क्या हो, प्रतिस्पर्धा हो, वह उनका बहिष्करण भी हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे उदाहरण देना चाहूँ आपको, तो क्या आ जाएगा, जैसे कि आप तो कुछ भी ले सकते हो जिसमें प्रतिस्पर्धा हो, वह बहिष्करण हो। जैसे कि मेरा मकान, ठीक। और अगर आप उदाहरण देना चाहो कुछ भी दे सकते हो, जैसे मार्कर वगैरह हो गया, या फिर मेरा फोन, जैसे फोन हो गया, या फिर सिम वगैरह होगी, या फिर कोई भी डाटा हो गई, या फिर इसके अलावा और भी कुछ ले सकते हो आप, जैसे मेरा खेत हो गया, ठीक है। वो सभी व्यक्तिगत वस्तुएं होती है, उसको हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत वस्तुएं, जिसके अंदर प्रतिस्पर्धा हो, जिसके अंदर बहिष्करण हो, ठीक है। अब देखो क्लब वस्तुएं हाल ही में फेमस हुई है। वैसे तो इनका कोई भी डिवीजन नहीं है क्लब वस्तुओं का। क्लब वस्तुएं हाल ही में क्या है, यूरोपियन यूनियन में फेमस हुई है। ईयू कैसे हुई है कि एक समूह के सदस्यों ने क्या किया, कुछ वस्तुएं ऐसी डिसाइड कर ली, जैसे कि एक बार में होता है ना, या फिर पेटेंट वगैरह करवा कर रखना। जैसे कि पेटेंट का मतलब होता है कोई भी चीज अपने नाम करवा लेना, ठीक। अब देखो कोई भी वस्तु जो एक खास समूह के सदस्यों को मिली, सिर्फ खास समूह के सदस्यों के लिए उपलब्ध हो, वह उस खास समूह में न प्रतिस्पर्धा हो, न बहिष्करण हो। मतलब क्या है, जैसे कि ईयू के अंदर एक देश, जो 27 देश आते हैं, उन्होंने कोई भी एक प्रोडक्ट दे दिया, ठीक है, जो केवल उन इतने देशों के अंदर चलेगा, और उन सभी देशों के लिए उसमें न तो कोई प्रतिस्पर्धा होगी, न ही कोई बहिष्करण कर सकता है। यानी ईयू की उसके ऊपर क्या लग जाएगी, जो मतलब जो भी होता है ना, जिसके अंदर जिससे प्रमाणित होता हो कि है ईयू की है, ठीक है। तो मतलब क्या है, खास समूह के सदस्यों के लिए। वैसे आजकल इसकी कोई डिमांड, वैसे इसकी आपको खास जरूरत नहीं है, लेकिन डिमांड इसकी बहुत ज्यादा है। हाल ही आने वाले मतलब
अगर इकोनॉमिक सर्वे में इसका जिक्र होता है तो इसके बारे में हमें जरूर पढ़ना होगा, यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन भी बनाएगी, लेकिन बनेगी सिर्फ प्री के अंदर, मेंस के अंदर इसका कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। इसके बाद में ये दो वस्तुएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रीफिन वस्तुएं और वेवलेंथ वस्तुएं। ग्रीफिन गुड्स हम किसे कहते हैं? दिनचर्या यानी कि रोजमर्रा की वस्तुएं, रोजमर्रा की वस्तुएं जिनका कोई हमारे पास विकल्प नहीं है, जिनका हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। इट मीन जैसे मैं नमक की बात करता हूं, ठीक है, अब मैं अगर नमक की बात करता हूं तो क्या नमक की, अगर मैं ऐसे कह दूं एक समाज के अंदर नमक की डिमांड ज्यादा होती है, किसी भी सोसाइटी के अंदर या फिर कहीं भी नमक की डिमांड होगी, इसकी डिमांड बढ़ेगी, और ये तो हमारी क्या है, रोजमर्रा वाली चीज है। अगर डिमांड बढ़ गई तो इसकी सप्लाई पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर सप्लाई पर कुछ इफेक्ट पड़ता है तो इसकी कुछ ना कुछ तो रेट पे भी फर्क पड़ेगा, लेकिन ये सभी यहां पर फेल हो जाएंगे, इसके ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि इसका कोई हमारे पास अल्टरनेट है ही नहीं, क्योंकि इसका कारण ये होगा क्योंकि स्टॉक होगा, लोग पहले स्टॉक कर लेंगे। अब जब ये रोजमर्रा वाली चीज है, अगर इसका पता है हमें इसकी डिमांड बढ़ने वाली है तो ये पहले स्टॉक होने लगेगा, ठीक। मतलब क्या है, ग्रीफिन वस्तुएं कुछ नहीं है और बस रोजमर्रा वाली वस्तुएं, ठीक। अब मैं आपको एक इकोनॉमिक सर्वे की कोई ना कोई एक लाइन उठाकर दे देता हूं कि इकोनॉमिक सर्वे के अंदर लिखा गया कि भारत के इस वित्तीय वर्ष जो कि 1 अप्रैल 2022 से लेकर आने वाली 31 मार्च 2023 तक के मतलब तक के अंदर ग्रीफिन वस्तुओं के अंदर 21% बढ़ोतरी हुई है। तो मैं इससे क्या आशा लगा सकता हूं कि देश के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को रोजमर्रा की चीजें उपलब्ध होंगी, या फिर क्या यह हमारे लिए सही है, इससे हमारी आर्थिक प्रगति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये सभी निष्कर्ष है इसके। जैसे मैं वेवलेंथ वस्तुएं बता रहा हूं, वेवलेंथ वस्तुएं प्रगतिशील वस्तुएं होती है, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? प्रगतिशील वस्तुएं। इसका सिंपल सा मतलब क्या है, जैसे आप एग्जांपल से समझ जाओगे, मर्सिडीज हो गया, क्या हो गया? मर्सिडीज। मर्सिडीज क्या होती है? स्पेलिंग चेक कर लेना। आईफोन हो गया, इन ये सभी वस्तुएं, यानी कि जो उपभोग की नहीं है लेकिन व्यक्ति अपने एंजॉय के लिए यूज कर रहा है, यानी कि उसके पास इतना धन एक्स्ट्रा नहीं है। अगर मैं बात कर रहा हूँ कि अगर वेवलेंथ वस्तुएं बढ़ गई तो सिंपल सी चीज है, देश के अंदर कैसे लोगों की डिमांड बढ़ गई? जिनके पास धन बहुत ज्यादा है। अगर उनके पास धन बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है? हमारी आर्थिक प्रगति बढ़ रही है, हमारे यहाँ पर लिक्विडिटी बढ़ रही है, हमारे यहाँ पर पूंजी बढ़ रही है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ शीन वस्तुएं, शीन वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जो जैसे जिसके अंदर एल्कोहलिक कंपोनेंट होता है, जैसे शराब हो गया, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं जैसे तंबाकू हो गया, सिगरेट, धूम्रपान करने वाली कोई भी चीज होगी, ठीक है। इससे क्या होगा? इसके ऊपर एक अलग से टैक्स लगाया जा रहा है, सिन टैक्स, ठीक। अगर ये वस्तुएं बढ़ेगी तो समाज के अंदर अफरा तफरी यानी वायलेशन ज्यादा क्रिएट होगा। ये थी हमारे यहाँ पर स्वामित्व के आधार की वस्तुएं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ दो वस्तुएं और जिसके अंदर जो उपभोग के आधार के ऊपर है, इसके अंदर सिर्फ दो ही वस्तुएं, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो यहां पर दो वस्तुएं कैसी है? सबसे पहले है पूंजीगत वस्तुएं, कैपिटल गुड्स, पूंजीगत वस्तुएं, ठीक। अगर मैं दूसरी बात करता हूं तो यहां पर है उपभोग वाली वस्तुएं, उपभोग वस्तुएं। देखो पूंजीगत वस्तुएं वो कौन सी वस्तु होती है? जो मानव सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकता लेकिन वो उसके आय के स्रोत बढ़ाने में उसकी सहायता करती है, यानी कि जिसका प्रत्यक्ष रूप से कोई उपयोग नहीं है परंतु आय बढ़ाने में सहायक। जैसे कि मैं बात करता हूं जैसे पूंजी क्या होता है, यानी कि आय को हम बढ़ा सकते हैं, पूंजी निर्माण में सहायक, कैपिटल फॉर्मेशन। पूंजी क्या होती है?
पूंजी क्या होती है? पूंजी एक्चुअली में कुछ ही नहीं, जो आय की स्रोत बढ़ाती है वही है पूंजी। यानी जिससे क्या हो, हमारी आय बढ़ती हो, जिससे हमारे पास धन या लिक्विडिटी बढ़ती हो, और वह मतलब किसी द्वारा सृजित वस्तु हो। जैसे मैं भारतीय पैसे की बात करता हूँ तो वो एक्चुअली में पूंजी है, लेकिन अगर वो हमारे पास ज्यादा हुई तो हमारी आय बढ़ेगी। दूसरी चीज ये, वो भारत सरकार द्वारा क्या की हुई है, सृजित की हुई है, बनाई हुई है, इसलिए पूंजी हमेशा बनाई हुई होती है। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसका एग्जांपल देना चाहूँ तो मैं फैक्ट्री की बात कर लेता हूँ, फैक्ट्री। ठीक, इसके अलावा मैं ट्रैक्टर की बात कर लेता हूँ, या फिर जो भी ऑपरेटर्स, जैसे कि कारखाना वगैरह जो भी हो गया। ठीक, एमएसएमई उद्योग हो गए। देखो, अगर सिंपल सी बात ये है, अगर मैं फैक्ट्री लगा दी, ठीक, तो वो हमारे लिए पूंजी निर्माण में सहायक होगी या नहीं? ठीक है, यानी पूंजीगत वस्तुएं जिनसे पूंजी का निर्माण होता है, कैपिटल गुड्स, दोज व्हिच आर हेल्प इन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक, लाइक दैट ट्रैक्टर, फैक्ट्री एक्सेट्रा। ठीक है, उपभोग की वस्तुएं, देखो यहाँ पर मैं एक चीज और बताता हूँ आपको, अगर देश के अंदर पूंजीगत वस्तुएं बढ़ जाए तो सिंपल सी चीज ये है कि जिससे पूंजी निर्माण ज्यादा होगी, पूंजी निर्माण ज्यादा होगी, अर्थव्यवस्था और ज्यादा तेज होगी, आर्थिक प्रगति होगी, आर्थिक विकास होगा, भूखमरी जैसी समस्या कम आएगी, और देश एक मतलब स्मार्ट पावर की ओर बढ़ेगा। ठीक, अब मैं बात करता हूँ उपभोग की वस्तु। उपभोग की वस्तुएं दो प्रकार की होती है, आपको देवनागरी लिपि में लिखना है, जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल, कंज्यूमर ड्यूरेबल और कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल। उपभोग की वस्तुओं को हम कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल गुड्स बोलते हैं। ठीक है, देखो कंज्यूमर ड्यूरेबल कौन सी होती है, वे उपभोग की वस्तुएं जो 3 साल या 3 साल से ज्यादा तक हमारे पास रहेगी, 3 साल या 3 साल से ज्यादा तक हमारे पास रहेगी। अब मैं जैसे बात करता हूँ कि फ्रिज की, ऐसा तो है नहीं मिलने बाद उसकी मतलब एक्सपायरी डेट खत्म आ जाएगी। ठीक, ऐसे तो है नहीं, मतलब क्या है, कोई भी वस्तु जैसे फ्रिज हो गया, जैसे कार हो गया, मकान हो गया, वैसी वस्तुएं जो हमारे पास 3 साल से ज्यादा रहेगी उसको हम कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बोलते हैं, और जो 3 साल से कम रहेगी उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे कि रोजमर्रा की चीजें होगी, ग्रिफिन वस्तुएं भी इसमें हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है, देखो इसको इकोनॉमिक सर्वे में कंज्यूमर गुड्स को हम व्हाइट गुड्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, व्हाइट गुड्स। ठीक है, नॉन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को हम एक नाम से और जानते हैं, जिसका नाम क्या है, नॉन कंज्यूमर गुड्स को हम, देखो ये जल्दी उपभोग में आती है ना, तो इसको हम बोलते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर ड्यूरेबल, फास्ट मूविंग कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है, अब मैं आपको फिर से इकोनॉमिक सर्वे की एक भाषा पे ले जाता हूँ, एक लैंग्वेज पे ले जाता हूँ, जिसके अंदर क्या कह दिया कि अगर किसी देश में व्हाइट गुड्स की संख्या बढ़ जाए तो सिंपल सी चीज ये, उपभोग करने वालों की संख्या ज्यादा बढ़ जाएगी, मार्केट ज्यादा फैलेगा, बाजारीकरण उतना ही होगा। ठीक है, मांग व आपूर्ति के सर्कुलेशन के अंदर उपभोग करने की ज्यादा आएगी, लिक्विडिटी बढ़ेगी। ठीक है, बढ़ेगी। इसके अलावा मैं बात करता हूँ कंज्यूमर ड्यूरेबल की, फास्ट मूविंग कंज्यूमर ड्यूरेबल, अगर किसी देश में बढ़ता है सिंपल सी चीज ये, रोजमर्रा की चीजों की मांग व आपूर्ति सही संतुलन से बनी हुई है। ठीक, ये सभी की वस्तुएं, और यहाँ पे आपको डेफिनेशन नहीं रटनी, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए ग्रीफिन वस्तुएं क्या होती है, फिर इकोनॉमिक सर्वे में अगर कोई लाइन आ जाती है या फिर प्री के अंदर कोई लाइन आ जाती है तो आप उसके ऊपर पकड़ बना सको, बस इतना सा काम है। ठीक है, सेवाएं मैं अगली क्लास में कराऊंगा आपको, तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आप सभी को इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, इकोनॉमिक्स के प्रकार और डेफिनेशन के अंदर जो हमने सबसे पहले टर्म इंट्रोड्यूस की है, जिसके अंदर हमने गुड्स क्या होती है, गुड्स का क्लासिफिकेशन किया बेस्ड ऑन ओनरशिप एंड कंज्यूमर गुड्स, जिसके अंदर कंज्यूमर के अंदर हमने कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स दोनों किया। कैपिटल गुड्स को हमने लाइक दैट जिससे कैपिटल फॉर्मेशन होता हो। ठीक, और कंज्यूमर गुड्स को हमने फिर दो भागों में बांटा, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स। ठीक है, फिर हमने ओनरशिप के आधार पर ग्रेफिन, वेवलेन, कलर वस्तुएं, इसके अलावा हमने बांटा पब्लिक, पर्सनल्स एंड लास्ट इन सिंस। ठीक है, तो यहाँ तक मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और कल हम सेवाओं के प्रकार को स्टार्ट करेंगे, फिर हम उत्पादन पर आएंगे, उत्पादन के बाद हम निवेश पर आएंगे। धीरे धीरे टर्म को इंट्रोड्यूस करते हुए मैं राष्ट्रीय आय तक आपको महत्वपूर्ण शब्दावली कंप्लीट करवा दूंगा, फिर मैं सिलेबस स्टार्ट करूंगा जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता से होगा। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।